हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ भी ज़रूर देखें और सुनें। और अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। आप हमें अपनी कहानियाँ वहाँ पर भेज सकते हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात आज से कई साल पुरानी है। मेरे दादाजी के भी पिताजी कभी उन्हें सुनाया करते थे। मेरे दादाजी बताते हैं कि ये कहानी मेरे पिताजी के अलावा कई सारे लोग थे जो जानते थे। ये बात 1940 की है, जब हमारा भारत देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। हुआ कुछ बहुत अजीब था कि उस समय एक लड़का था जिसका नाम था ऋषि। उस समय बताते हैं मेरे दादाजी कि महाराष्ट्र में ही पुणे के आसपास के इलाके में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां मेरे दादाजी भी काम किया करते थे। और वहीं पर उनके पिताजी उन्हें उस कहानी के बारे में हमेशा ही बताते थे कि ऐसी घटना इस गांव में हुई थी। मेरे दादाजी बताते हैं कि उसके कुछ 2 या 3 साल के बाद वो लोगों ने उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले गए थे। और फिर कई सालों के बाद वो लोग लगभग 1990 या 1995 के आसपास सभी लोग मुंबई आकर रहने लगे और हम सब के सब अब मुंबई में ही रहते हैं। चलिए घटना शुरू करते हैं। 1940 के आसपास जो गांव मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो गांव काफ़ी पिछड़ा गांव था। उस समय तो हमारे देश में इतना डेवलपमेंट था ही नहीं। इस वजह से जो गांव ऐसे थे छोटे मोटे, उनमें बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था। एक रात कुछ अजीब सा उस गांव में हुआ, जिसकी आवाज सभी लोगों ने सुनी। कहते हैं कि उस गांव में डाकन का वास था। कोई कहता था कि वहां डाकन है तो कोई कहता था कि चुड़ैल है। सच्चाई तो कोई नहीं जानता था, लेकिन हाँ, रात के समय कई बार ऐसा होता था कि एक बहुत ज्यादा पतली और कानों में चुभने वाली आवाज पूरे गांव में गूंज उठती थी। वो आवाज किसी की थी, कहाँ से आती थी ये नहीं पता, और लोग उसी को डाकन या चुड़ैल का नाम देते थे। जिस लड़के के बारे में मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि उसका नाम ऋषि था, उसी के साथ ये घटना घटी। गांव में कई समय से ये चल रहा था और कई बार लोगों की भेड़ बकरियां मारी जाती थी। ऋषि जो था वो एक लड़का उसी गांव में रहा करता था। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा। मेरे दादाजी बताते हैं कि वैसे तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक दिन अचानक से ही खुद से जंगल की ओर बढ़ गया और वहां जाकर वो कहीं गायब हो गया। गांव के लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, वो पूरा दिन मिला ही नहीं। इनफैक्ट लोगों ने उसे अगले दिन भी ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो तब भी नहीं मिला। और अगले दिन रात के करीब 12 बजे जब एक जंगल से दोबारा वही आवाज चीखने की, जो पतली सी थी, सुनाई दी, उसी के साथ ऋषि भी जंगल से बाहर आता हुआ कुछ लोगों को नजर आया। कहते हैं कि गांव में तो लोग जल्दी ही सो जाते हैं, लेकिन उस समय रात में 12 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को नींद से जगा दिया। हुआ कुछ ऐसा था कि जब वो आवाज आई, उसके साथ उन लोगों का ये कहना था कि हमारे कान में ऋषि की भी आवाज गूंजी थी और उसी वजह से हम लोग बाहर निकले थे। उसमें से एक आदमी का तो ये भी कहना था कि जब मैं सो रहा था, पहले तो मेरी आवाज से नींद खुली और जैसे ही मैं उठा तो ऐसा लगा जैसा ऋषि मेरे कानों में आकर मुझे मदद के लिए बुला रहा है। मैं जल्दी से बाहर इसीलिए निकला। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था और सामने से ऋषि आता हुआ नजर आ रहा था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। मेरे दादाजी बताते हैं कि ऋषि लगभग, उसका वेट कुछ 80 से 90 किलो का होगा। एक रफ आइडिया मैं भी आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि वो इंसान कितना मोटा था। लेकिन जब वो अगले दिन आया और लोगों ने उसे देखा, तब उसका वजन मुश्किल से 40 किलो भी जितना नहीं होगा। वो एकदम से पतला और लंबे हाथ, लंबे नाखून, उसी के साथ उसका चेहरा भी देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे को खींचकर लंबा कर दिया हो। ये सब के बाद गांव के लोग तो काफी ज्यादा उसे देखकर हैरान थे।
लोग उससे पूछने लगे, ऋषि कहाँ चला गया था, क्या हुआ? लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था। हाँ, उसके जो दांत थे वो अब काफी लाल दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद उसने खून पिया हो या फिर किसी जंगली जानवर को मार कर खाया होगा। गांव में आपस में ये बात होने लगी कि जंगल में था, खाने को कुछ मिला नहीं होगा, तो हो सकता है कोई भी जंगली जानवर को मार कर खा लिया होगा। लेकिन उसने किसी से भी कुछ भी बात नहीं की। वो चुपचाप अपने घर की ओर ऐसा बढ़ता जा रहा था जैसा कि एक रोबोट। और कहा जाता है कि वो इतना चुपचाप चल रहा था कि उसके कदमों की आहट भी आसपास में लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी हालत देखकर लोग काफी परेशान थे कि एक आदमी गांव में से वो कहने लगा कि तुम लोगों को पता है, डाकन के भी हाथ ऐसे लंबे और पतले होते हैं, उसके नाखून भी ऐसे ही नुकीले होते हैं जिससे कि वो आदमी के शरीर से उसकी जान निकाल लेती है और उसके शरीर को बस एक लाश बनाकर छोड़ देती है। जिसके बाद गांव वालों ने कहा कि तू क्या हमें डराना चाहता है ये सब बात करके? जो भी था अब कल सुबह देखते हैं। और फिर सभी लोग अपने अपने घरों में सोने चले गए। थोड़ी देर के बाद कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसी के घर से उसके परिवार वालों की थी। जब घर पर जाकर देखा गया तो पता चला कि उसने अपने पिताजी को जान से मार दिया था। उसने अपने पिताजी के गले में अपने पूरे के पूरे 10 नाखून गाड़ दिए थे, जिसकी वजह से अगले 5 मिनट में ही उसके पिताजी की मौत हो गई। जब गांव के लोगों ने ये देखा तो वो घबरा कर तुरंत ही पीछे हटे, क्योंकि अब उसे देखकर भी डर लग रहा था। फिर उन लोगों ने उसे बहुत मुश्किल से पकड़ा और जो उस घर के परिवार के लोग थे वो तो सब रोने धोने में थे। लेकिन अब इस समस्या से बचना था। उसी के घर में पीछे के कमरे में उसे बांध दिया गया और सभी लोग उसकी चिंता में आसपास लोगों से पूछने लगे कि कोई ऐसा आदमी उन्हें मिल जाए जो उस लड़के को, ऋषि को ठीक कर सके। कहते हैं कि 2 दिन तक तो ऐसा ही सब कुछ चला। वो घर में भी जोर से चीखता और दोनों रात में कुछ आवाजें जैसा पहले जंगल से आती थी, पतली सी किसी डायन की या डाकन की आवाज, जब भी वो आवाज आती तो ये भी अपने घर में से चिल्लाने लगता और घर में जिस कमरे में उसे बंद किया गया था उस कमरे में नाखूनों से दीवारों पर खुरचता और कुछ खाने के लिए मांगता हर समय। लेकिन जब भी उसे खाने के लिए दिया जाता तो वो खाना ही नहीं खाता, बस उसे मांस खाना होता था और उसके घर वाले उसे मांस नहीं दे सकते थे। 2 दिन के बाद एक व्यक्ति को बुलाया गया। जब वो घर के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि डाकन, जो कि इसी जंगल में रहती है और आज से नहीं, वो लगभग पिछले 100 साल से ज्यादा के समय से इस जंगल में है, उसी ने इसे अपने वश में कर रखा है। फिर सभी लोगों ने कहा कि आप इसका कुछ उपाय बता दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज रात में मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा और जब वो आवाज़ जंगल से आती है तब मैं इस कमरे में जाऊँगा। सभी लोग रात का वेट करने लगे। जैसे ही वो आए और सभी लोग घर में फिर उन्हें ले जाकर बिठाए, वेट कर रहे थे कि अचानक वही पतली सी आवाज़ कानों में चुभने वाली उस जंगल से गूंज उठी। जैसी वो आवाज़ गूंजी वैसे ही तुरंत वो दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में चले गए। लेकिन इस बार उस ऋषि की कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल शांत था। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकले और कहने लगे कि अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, उनके हाथ में एक झोला था। उस झोले के अंदर कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने किसी आत्मा को पकड़ लिया है या फिर कोई जंगली जानवर है। हम उस समय समझ नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा था कि जब मैं बाहर निकलूंगा तब मेरे से कोई बात नहीं करना। वो वहां से बाहर निकले और कहीं चले गए। अगले दिन जब लोग उन्हें ढूंढने के लिए या बुलाने के लिए उसी जगह पर गए तब पता चला कि वो है नहीं। वो किसी काम से कल रात में गए हुए थे, अब तक आए नहीं। मेरे दादाजी बताते हैं कि लगभग 3-4 साल तक लोग उसी जगह पर जाकर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद या यूं कहिए कि उस रात के बाद उनका कोई अता पता नहीं था।
तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि एक डाकन भी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी मोहित दोपका की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहित है। जो घटना आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना अभी कुछ साल पहले हमारे ही साथ घटी थी। दोस्तों काफ़ी अजीब सा वो इंसिडेंट था जो हमारे साथ हुआ था। शायद आप में से कई सारे लोगों के साथ ये भी कभी हुआ ही होगा। बात कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने एक नया घर खरीदा हुआ था और उस घर में हम लोग रहने के लिए गए हुए थे। जब पहले दिन हम लोग वहां पर पहुंचे तो लगभग हमें शाम के 5 बज चुके थे। मेरे पापा ने कमरे की सब चीज पहले से ही सेट कर रखी थी। बात कुछ ऐसी थी कि शिफ्टिंग के बाद मेरे पापा ने हम लोगों को वहां नहीं बुलाया था। वो खुद ही वहां पर सारी चीजें सेट कर रहे थे और पैकर्स और मूवर्स जो होते हैं उनसे भी काफी सारी चीजें उन्होंने सेट करवा रखी थी। हम शाम के करीब 5 बजे के आसपास वहां पहुंचे। जैसे ही हम घर में घुसे तभी ही मेरी मम्मी ने कहा कि लास्ट टाइम जब मैं इस घर को देखने आई थी तब मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज जब मैं इस घर में आई हूँ तो मुझे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है। पापा ने मेरी मम्मी से कहा कि शायद ये तुम्हारी थकान होगी। मैंने भी मम्मी को समझाया कि हो सकता है आप ज़्यादा थक गए हो इस वजह से। दोस्तों ऐसी कई सारे घटनाएं आप लोगों को मिल जाएगी जो इंडिया में कई सारे लोगों के साथ घटी है, और ये हमेशा ही तब होती है जब वो लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं बिना उस घर के बारे में कोई भी जानकारी लिए। दोस्तों वो दिन तो हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और हमें बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। तो इसीलिए मैंने पापा से कहा कि पापा हम खाना खाकर आज जल्दी सो जाएंगे। हम सभी लोगों ने खाना खाया और उसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास हम अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगे। वो घर 3 बेडरूम हॉल किचन था। मेरे मम्मी पापा एक कमरे में चले गए, मैं मेरे रूम में और मेरा जो भाई था वो अपने कमरे में चला गया सोने। हम तीनों ही अपने अपने कमरे में जाकर सो रहे थे कि रात में अचानक से एकाएक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड पर आकर बैठा हो। मैंने आसपास अपनी नजरें घुमाई लेकिन मुझे कोई भी वहां नजर नहीं आया। मुझे एक बार को लगा कि शायद मैं कच्ची पक्की नींद में हूँ, इसी वजह से मुझे ऐसा एहसास हुआ, या फिर मैंने हो सकता है कोई सपना देखा होगा। मैं दोबारा से सो गया। रात के करीब 1 या 1:15 बजे एकदम से मेरे ऊपर से किसी ने मेरी चादर खींच कर हटाई। ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर ये किया हो। जैसे ही चादर मुझ पर से हटी मैं तुरंत उठकर अपने बेड पर बैठ गया और दोबारा अपने आसपास देखने लगा। मैं अभी देख ही रहा था कि किसी के ठंडे हाथ मेरे पैरों पर महसूस हुए। इससे मैं काफी ज्यादा डर गया और डर के मारे मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैंने चिल्लाया मेरे माता पिता जो कि दूसरे कमरे में थे वो भागते हुए मेरे कमरे में आए और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि क्या हुआ। मैंने उन लोगों को सारी घटना विस्तार में बताई। मेरी मम्मी तो उसी टाइम ये बोलने लगे कि मैंने कहा था ना, मैं घर में घुसी थी तभी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही थी। दोस्तों मेरी मम्मी बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। मेरे पिताजी ने कहा कि अरे ये तेरा वहम है या तू थका हुआ है, वही नॉर्मल वो बहाने देने लगे। मैं दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा लेकिन इस बार मुझे डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अभी बस मैं लेटा ही था कि मेरे बेड के पास ही उस कमरे की खिड़की थी। हमारा घर 3rd फ्लोर पर था। खिड़की पर मैंने अपने कानों से सुना कि किसी के दस्तक की आवाज आई। मैं फिर से हड़बड़ा कर उठा और अपने आसपास देखा लेकिन मुझे कोई भी वहां नजर नहीं आया। मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा तो सामने जो बड़ा सा मैदान था जिसमें कई सारे पेड़ लगे थे वो धीमे धीमे हवा के झोंके के साथ हिल रहे थे। वो इतना ज्यादा डरावना नजारा था कि जिसकी हद नहीं। कहते हैं ना कि पेड़ पौधे दिन में जितने खूबसूरत दिखते हैं रात में वो उतने ही डरावने लगते हैं। मैं ये देखकर और हैरान था। मैं दोबारा से अपने बेड पर गया कि अभी जाकर थोड़ी देर के लिए फिर से सोने की कोशिश करता हूँ। इस बार जब मैं गया तो इस बार मैंने देखा कि बेड पर मुझे अचानक फिर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि मानो कोई दर्द से चीख रहा चिल्ला रहा हो।
मैं वहीं पर कान लगाकर सुनने की कोशिश किया। वो आवाज़ मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मैंने नीचे झुककर देखा लेकिन कोई नहीं था और वो आवाज़ अब भी आ ही रही थी। इसी वजह से मैंने बेड के नीचे जो ज़मीन थी वहाँ कान लगाकर सुना, तो वहाँ पर से भी मुझे वही आवाज़ सुनने को मिली। मैं हैरान इस बात से था कि नीचे सेकंड फ्लोर पर मैं जानता था कि कोई नहीं रहता है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी वो 5 माले की थी। थर्ड फ्लोर पर हम लोग रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पर कुछ लोग थे। फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर जो था उसे ऑफिस को दिया गया था। इस वजह से वहाँ रात के समय तो कोई भी नहीं रहता था और सेकंड फ्लोर पर सिर्फ 2 ही कमरे थे जिसमें लोग रहा करते थे। सवाल ये था कि मुझे वो आवाज़ नीचे से कैसे आ सकती है। मैं धीरे से उठा और मेन रूम में आया और फिर मैं अपना दरवाज़ा खोलकर नीचे सेकंड फ्लोर पर गया, ये देखने के लिए कि वहाँ कौन होगा। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। जब मैं सेकंड फ्लोर पर गया तो मैंने देखा कि जो घर हमारे नीचे था वो तो लॉक पड़ा हुआ था। मैंने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अचानक से कमरे के अंदर से आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसा लग रहा था कि 4-5 लोग मिलकर इकट्ठा होकर बोल रहे हैं। कौन है? दोस्तों, सवाल ये था कि कमरा लॉक होने के बाद भी मैंने खटखटाया था। उसका रीज़न ये था कि मेरे मन में एक वहम था। हो सकता है कि अंदर किसी को रख कर इस कमरे को बंद कर दिया हो। और ऐसे ही कई सारी हमें कहानियां या घटनाएं सुनने को मिलती है जहां किसी को बांध करके किसी बंद कमरे में फेंक दिया जाता है। मेरे मन में उस समय वही सवाल उठ रहा था। जैसे ही लेकिन मैंने आवाज़ सुना तो मैं एकदम हड़बड़ा कर पीछे हटा। डर के मारे अब मेरे पैर कांप रहे थे। मैं भागते हुए ऊपर गया और अपने पिताजी को नींद से उठाकर मैंने कहा कि नीचे सेकंड फ्लोर पर जो रूम लॉक है वहां पर से मैंने किसी की आवाज़ सुनी। मेरे पिताजी पहले तो मान नहीं रहे थे, लेकिन मम्मी के कहने के बाद वो भी मेरे साथ नीचे उतरे और नीचे उतर कर मेरे पिताजी ने भी मेरे साथ वो दरवाज़ा खटखटाया। अजीब बात यह थी कि पिताजी के खटखटाने के बाद कोई भी आवाज़ सुनने में नहीं है। इसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे डांट लगाई और कहने लगे कि देख, कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना, ये सब तेरा वहम है। मैंने पिताजी से कहा कि मैंने सच में वो आवाज़ें सुनी थी। अंदर कोई अपनी जान बचाने के लिए मुझसे कह रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से तड़प रहा है। मेरे पिताजी ने मुझे दोबारा से डांटा और कहने लगे, चल अब सीधा ऊपर चलकर सो जा। मैं ऊपर गया, जाकर मेरी मम्मी से बात करने लगा। पिताजी अपने कमरे में सो चुके थे। मैं मम्मी से बात ही कर रहा था कि दोबारा मेरे कमरे से आवाज़ आई। ऐसा लगा कि मेरे कमरे के अंदर कोई है जो मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं और मम्मी एकदम ही चौकन्ना होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने मम्मी से तुरंत ही कहा कि मम्मी, ये आवाज़ आपने सुनी? मम्मी कहने लगी कि हाँ, आवाज़ तो मैंने भी सुनी। हम दोनों ही धीरे धीरे उठकर डर कर हमारे कमरे की ओर बढ़ने लगे। धीरे से मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर गुप्त अंधेरा था। मेरे कमरे की लाइट्स सब बंद थी। कोई भी अंदर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, खिड़की खुली रह गई थी। इस वजह से धीमी सी सरसराती हुई हवा उस खिड़की से आती हुई पर्दे को हिला रहे थे। और फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, यही सब आवाज़ें मैं कब से सुन रहा हूँ। अगर पिताजी को बोलेंगे तो पिताजी को फिर से लगेगा कि हम उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मम्मी ने कहा कि चल, मैं अब जाकर तेरे पिताजी से बात करती हूँ। मेरी मम्मी ने पिताजी को नींद से जगाया और उनसे कहा कि हम चलकर मोहित के कमरे में सोएंगे। मैं, मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों ही मेरे कमरे में सोने चले गए। थोड़ा ही समय बीता था, लगभग 2:15 हो चुके थे कि अचानक से मेरे पापा ने भी अब एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ मेरे रूम के वॉशरूम में से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर पानी जोर जोर से बहा रहा है। मेरे पापा उठे और उठकर मुझे देखा, फिर मेरी मम्मी को देखा। हम तो डर की वजह से वैसे ही नहीं सोए हुए थे। पिताजी कहने लगे, ये बाथरूम में कौन गया है? हमने कहा, कोई नहीं है। हम आपको जब से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मेरे पिताजी बाथरूम में गए, जाकर चेक करने लगे तो बाथरूम का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। पिताजी ने हड़बड़ाहट में बाहर से जोर से चिल्लाया, कौन है अंदर? लेकिन किसी की कोई आवाज़ नहीं आई।
ऐसा लग रहा था कि किसी ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करके रखा है। 2 मिनट के बाद में अचानक दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खोला और जब जाकर हमने अंदर देखा तो कोई नहीं था। बस फ्लोर जो था वो पूरा गीला था, जिसे देखकर समझ में आ चुका था कि ये फ्लोर पर अभी अभी किसी ने खूब सारा पानी बहाया है। पिताजी ने तुरंत ही मेरे भाई को बाजू के कमरे से उठाया और हम सबको लेकर नीचे सोसाइटी में आ गए। उसके बाद जाकर हमने वॉचमैन से पूछताछ की। वो कहने लगा कि मैं तो नया हूँ और मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। हम वो रात होटल लेकर सोए। अगले दिन सुबह में आकर हमने वहां से अपना सामान तुरंत ही शिफ्ट करवा दिया और जिससे हमने वो घर रेंट पर लिया था उसे उस घर को दोबारा वापस दे दिया। दोस्तों, हमारी अगली कहानी चित्रा जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम चित्रा है। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी और 2015 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद एक खुद का अच्छा घर लेने का सोचा। मैं शहर की भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर रहना चाहती थी और मैंने कई सारे लोगों को बोल कर भी रखा था। काफ़ी स्टेट एजेंट को भी इस बारे में हमने बोल कर रखा था। मेरा जो कजिन भाई था उसने मुझे बोला कि अगर तुझे घर चाहिए तो इस जगह पर तुझे घर मिलेगा। वो घर जहाँ पर था वहाँ की लोकेलिटी पहले मैं आपको समझा दूँ कि उसके आसपास कुछ नहीं था। उसके दाई ओर एक बड़ा सा हॉस्पिटल था और उसके बाई ओर थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक स्कूल था। और वहाँ पर जो हमारी सोसाइटी थी उसमें लगभग 24 से 25 रो हाउसेस थे, जिसमें से 11 रो हाउसेस बंद थे तो बचे कुछ 14 रो हाउसेस। उसमें भी कुछ रो हाउसेस ऐसे थे जिन लोगों ने उसे सिर्फ वीकेंड के लिए लिया हुआ था। काफ़ी शांत और बहुत ही अच्छा एरिया था। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन पारसी लोगों की है और वो जगह काफ़ी शांत और अच्छी थी। मुझे वो घर तो पहली ही नज़र में पसंद आ गया था। मैंने मेरे कज़िन भाई से कहा कि ठीक है, हम यहाँ पर फाइनलाइज करते हैं और यहीं पर हम रहेंगे। मेरा भाई अक्सर ही काम के सिलसिले में वो आउट ऑफ इंडिया जाता रहता था। मैं, मेरा भाई और मेरे भाई की जो फैमिली थी उसमें उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे, बस हम 5 लोग ही थे। हम लोगों ने वो घर लिया और उसके बाद वहाँ पर रहना हमने शुरू किया। शुरू के 3-4 दिन अच्छे बीते। कुछ 5वें दिन की बात है कि मेरे भाई को बाहर जाना था। वो लगभग 20 दिनों के लिए बाहर जा रहा था और कुछ ही दिन में फिर वो बाहर जाने के लिए निकल गया। उसके बाद घर में मैं, मेरे भाई की वाइफ और उसके 2 बच्चे बचे थे। अब कुछ दिन और बीते, लगभग 7 से 8 दिन। तो मेरे भाई की जो वाइफ है उसकी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उसे भी कॉल आया तो उसने मुझसे परमिशन ली और वो वहाँ पर जाकर कुछ दिनों के लिए रहने लगी। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर जो घटा वो सोच से भी आपके परे था। हमारे जो ठीक लगकर बाजू का रो हाउस था, दाई ओर का, वहाँ कोई नहीं रहता था। जो बाई ओर का रो हाउस था वहाँ पर एक फैमिली रहती थी, लेकिन वो भी वीकेंड्स पर कभी कभार आते थे। अब उस रो हाउस में मैं बिल्कुल अकेली थी। वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा शांत था। वहाँ आस पास दूर दूर तक कोई भी आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी। जब मेरे भाई की वाइफ उस घर से चले गई, घर एकदम सूना हो गया। पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि खाने आ रहा है। अब रात हुई और रात में मैंने कुछ अजीब सी चीज़ें नोटिस की। मैं अपने सोफे पर लेटी हुई थी और मूवी देख रही थी। अचानक से पूरे कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। मुझे लगा कि शायद कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होगा। मैं उठकर सोची कि जाकर एक बार स्विच ऑन ऑफ करती हूँ। जब मैं उठकर वहाँ से गई, स्विच ऑन ऑफ किया तो उसके बाद लाइट्स तो नॉर्मल हो गई, लेकिन जो पिलो मैंने ले रखा था सोफे पर, वो पिलो ज़मीन पर पड़ा था और वो सोफे से लगभग 4 फीट दूर पर रखा हुआ था। ये साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने उसे फेंका है। अब सवाल ये उठता था कि उस घर में उस समय मैं अकेले रहती थी। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे जो भाई की बड़ी बेटी थी जिसकी एज लगभग 11 साल की होगी, जब वो हमारे साथ रह रही थी तो शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जब मेरा भाई चला गया था तब वो कहने लगी कि रात में उसकी जब आंख खुली तो उसने कमरे में किसी को टहलते हुए देखा था।
हमने उससे कहा भी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तेरा वहम होगा। वो कहने लगी कि मैंने मम्मी को भी उठाया था लेकिन मेरी मम्मी उठी नहीं। मैं उसकी बात से उस टाइम पर थोड़ा सा नाराज थी, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था इस बात पे कि ये हमसे झूठ कह रही है या फिर सच में ये इसका वहम ही होगा। वो बात को तो हमने इग्नोर कर दिया था। और उसके बाद जब ये मेरा पिल्लो दूसरी जगह पर रखा हुआ था, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे भाई की बेटी सच कह रही थी। मैं जाकर 2 मिनट तो पिल्लो के पास खड़ी रही और ये सोचने लगी कि इसे इतना जल्दी कौन उठाकर इतना दूर फेंका होगा, और अगर कोई फेंका भी होता तो उसकी आवाज मुझे आती, क्योंकि कमरे में मैं अकेली ही थी। लेकिन एक और अजीब बात थी, जो स्विच बोर्ड था वो एकदम ही सामने था, लगभग मेरे सोफे से 4 कदम की दूरी पर होगा। इतनी सी देर में वो पिल्लो किसने उठाकर इतनी दूर रखा, और वो भी इतना फास्ट। मैं आई, वो पिल्लो को उठाया फिर से और दोबारा अपने सोफे पर लेट गई। अचानक से दोबारा लाइट्स ब्लिंक होने लगी। मुझे लगा कि पक्का अब तो कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ही है। मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, जाकर अपने कमरे में सो जाती हूँ। मैं उठी और टीवी ऑफ करने के लिए दोबारा उस स्विच बोर्ड के पास गई। इस बार जब स्विच बोर्ड के पास से लौटी तो मैंने देखा इस बार भी मेरा पिल्लो किसी ने फेंक कर रखा था। लाइट्स अब भी ब्लिंक हो रही थी। मुझे अब समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं जल्दी से अपने कमरे में चले गई और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ 1 या 1.5 घंटे का समय बीता होगा कि दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो पाया कि एक औरत खड़ी थी। मैंने उससे कहा, जी कहिए। वो कहने लगी कि मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैंने कहा, हाँ। वो कहने लगी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने कहा कि जी आइए। वो हमारे घर में आई और काफ़ी अजीब वो लग रही थी। बूढ़ी थी, उसकी एज लगभग 65 साल के आसपास की होगी। सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी और चेहरे पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ थी। मैंने उसे देखकर कहा कि आप इतनी रात में यहाँ पर? वो कहने लगी कि हाँ, मैं अकेली थी, मुझे बोर हो रहा था, इसीलिए मैं आपके पास आई। शुरू में वो अच्छे से बात करने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका टोन बदलने लगा। वो मुझसे कहने लगी, आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हो, कैसा लग रहा है? मैंने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। वो कहने लगी कि अगर क्या पता ये घर में पहले से किसी की जान बसती हो। मैंने कहा, जान बसती हो यानी? मैं समझी नहीं। वो कहने लगी कि हो सकता है जिससे आप लोगों ने ये घर खरीदा हो उसकी आत्मा अब भी इस घर में हो। मैं उसे देखकर हंसने लगी। हालांकि डर तो मेरे मन में पनप रहा था, लेकिन मैंने कहा कि हम ये सब बातों पर नहीं मानते। इसके बाद जो उसने कहा वो मेरी रूह को कपा दिया था। वो कहने लगी, क्यों, अभी अभी तुमने कुछ महसूस नहीं किया? मैं एकदम से शांत हो गई। मैंने कहा कि आपको कैसे ये मालूम? वो कहने लगी, बस मैं जानती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इतना जानना तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। वो इतना कहकर उठकर जाने लगी। मैंने उसे लाख आवाज़ दी कि रुक जाओ, मुझे और बात करनी है। वो कहने लगी, मैं आई थी अपनी मर्जी से और जा भी रही हूँ अपनी मर्जी से। मैं तुम्हारे रुकाने से रुकूंगी नहीं, बस अब ध्यान रखना। इसके बाद वो चले गई और पूरी रात मुझे फिर नींद ही नहीं आई। मैं घबराई हुई सहमी हुई अपने कमरे में पूरी रात जाग कर निकाल दी। सुबह के करीब 7:30 बजे जब दूध वाला आया मेरे दरवाजे पर, तो मैंने दरवाज़ा खोला, उससे दूध लिया और मैं उससे कहने लगी कि ये बाजू के कमरे में या बाजू के रो हाउस में क्या तू जानता है यहाँ पर कोई रहता है? वो कहने लगा कि मैडम, पिछले लगभग 11 महीने से मैं यहाँ पर दूध की डिलीवरी कर रहा हूँ और 11 महीने से बाजू के रो हाउस में ताला लगा हुआ है, तो वहाँ कौन रह सकता है? उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं जल्दी से गेट खोलकर ऐसे ही भागी और जाकर उसके मेन गेट को चेक करने लगी कि क्या सच में वहाँ ताला लगा हुआ था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि बात कुछ और है। मैं अपने कमरे में आई और आने के बाद सबसे पहले अपने भाई को फ़ोन किया। मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने जो मेरे भाई की वाइफ थी उसे भी अब यहाँ पर दोबारा लौटने के लिए मना किया था और मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया। फिर मैं उसके घर पर जाकर रहने लगी। 20 दिन के बाद जब मेरा भाई आया तो हम लोगों ने उस घर के बारे में पता किया। पता ये चला
कि उस घर के जो ओनर थे, मेन ओनर, उनकी डेथ हुई थी रहस्यमय तरीके से, और उन्होंने अपना नॉमिनी अपने बेटे को बनाया हुआ था। उसके बेटे से ही हम लोगों ने घर खरीदा था। अब कोई नहीं जानता कि वो नॉमिनी कैसे बना था, लेकिन हाँ, उससे घर खरीदने के बाद इतना तो समझ में आ गया था कि ये जो भी भूतिया घटना हमारे साथ हुई थी, ये सच में कोई आत्मा ही कर सकती है। क्योंकि उसके पहले भी एक बार जो मेरे भाई की वाइफ थी, यानी मेरी भाभी, वो किचन में दूध को सिर्फ रख कर गई थी चूल्हे पर, और उसने गैस को ऑन भी नहीं किया था। लेकिन जब वो आई तो उसने देखा कि दूध उबल कर पूरा काला हो चुका था। उसने मुझसे कहा भी कि मैंने गैस ऑन ही नहीं किया, मैं जानती थी कि मुझे लौटने में आधे घंटे का समय लगेगा, तो मैं गैस को क्यों ऑन करती। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो भूल चुकी होगी। यही नहीं, इससे पहले भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें मेरे भाई की बड़ी बेटी कह रही थी कि बुआ, मैंने अभी अभी कुछ देखा। रात में 9:30 बजे के आसपास हम दोनों ही मेन रूम में बैठे थे कि उसने कहा कि मैंने आपके पीछे से कुछ गुजरते हुए देखा। मैंने उसे तभी भी डांट लगाई थी कि तुझे रात में कभी परछाई दिखती है और कभी तुझे मेरे पीछे से कोई गुजरता हुआ दिखता है, बहुत तू मस्ती करती है। अब समझ में आ रहा था कि वो सारी चीजें सच थी। उसके बाद हम लोगों ने उस घर को खाली कर दिया। हम नहीं जानते कि उसके बाद उस घर में कौन आया और कौन वहां रहा, लेकिन हाँ, इतना जान चुके थे कि अब जब भी कोई भी घर ले तो उसे पहले देखे, वहां पूजा पाठ कराए और फिर ही उस घर में रहने के लिए जाए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी आर्यन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आर्यन एक छोटे से गांव में रहता था, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव का नाम नागवन था, और इसके बारे में कई भयानक कहानियां पहले से ही लोगों में फेमस थी। लोग कहते थे कि जंगल में रात के समय कुछ अदृश्य शक्तियां घूमती हैं, जिनसे बच पाना मुश्किल है। आर्यन वैसे भी इन सब कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो अपने काम से मतलब रखता था। वो खेती करता था और गांव में शांति से अपना जीवन बिता रहा था। फिर एक दिन कुछ अजीब होने लगा। गांव में लोग गायब होने लगे, और ये खबर आग की तरह फैल गई कि लोग अब गायब हो रहे हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी का पता नहीं चलता, और ये सब रात के समय होता था। लोग डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। लेकिन आर्यन, जो बचपन से ही बहुत हिम्मत वाला था, इन घटनाओं को एक भ्रम मानता था और हमेशा की तरह रात में भी काम करता था। एक रात जब आर्यन खेत से लौट रहा था, उसे अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि ये जंगल के जानवरों की आवाज है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें और ज्यादा डरावनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। आर्यन ने पलट कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की निगाहें उस पर जमी हुई है। उसने अपने कदम तेज कर दिए और गांव की ओर अब भागने लगा। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचा, उसे सामने एक अधजला पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास एक साया खड़ा था, जो काफी लंबा, चौड़ा और काला था। काफी ज्यादा वो भयानक भी लग रहा था। आर्यन की सांसें उसे देखकर तेज हो गई थी। उस साए की आंखें चमक रही थी और वो सीधा आर्यन की ओर बढ़ने लगा। आर्यन के शरीर ने जैसे काम करना मानो बंद ही कर दिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उस साए ने आर्यन को घेर लिया और अजीब सी सर्द हवाएं चलने लगी। अब वो काफी ज्यादा पहले से ठंड महसूस करने लगा। अगले दिन जब गांव वाले जागे तो उन्हें आर्यन का कहीं पता नहीं चला। उसके घर वाले भी परेशान होकर उसे हर जगह ढूंढने लगे। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग जंगल के पास उस जगह पहुंचे जहां आर्यन आखिरी बार देखा गया था। वहां उन्हें सिर्फ उसका फटा हुआ कुर्ता और एक अधजला पेड़ मिला। लोग डर के मारे कांपने लगे और समझ गए कि आर्यन भी उन रहस्यमय शक्तियों का शिकार हो चुका है। उस दिन के बाद से गांव में आर्यन की आत्मा की कहानियां फिर फैलने लगी। अब लोगों
का ये विश्वास हो गया था कि अब आर्यन की आत्मा लोगों को पकड़कर गायब कर रही है। लोग कहते थे कि रात के समय अगर कोई जंगल के पास जाता है तो उसे आर्यन की चीखें सुनाई देती है। उसकी आत्मा अब जंगल में भटकती है और वो हर उस व्यक्ति को अपने पास बुलाती थी जो उसकी तरह हिम्मत बनाकर रात में जंगल की ओर जाने की कोशिश करता या किसी काम से जंगल में चले भी जाता। गांव वालों ने उस रात के बाद जंगल के आसपास जाने की हिम्मत भी नहीं की। आर्यन की कहानी एक डरावनी घटना के रूप में गांव वालों के दिलों में बस गई थी। गांव के लोग नागवन के जंगल से इतना डरने लगे कि रात के समय कोई भी बाहर अपने घर से भी कदम नहीं रखता था। आर्यन के गायब होने के बाद गांव का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो गया था। लोग अब सिर्फ दिन के उजाले में ही अपने काम निपटाते और जैसे ही सूरज ढल जाता वैसे ही सब के सब अपने अपने घर में दुबक जाते। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि नागवन का जंगल हमेशा से ही अशुभ रहा है, लेकिन आर्यन के गायब होने के बाद वो जंगल और भी अधिक भयानक हो गया था। कुछ महीने बाद गांव में एक अनहोनी फिर से हुई और इसका आभास पहले से किसी को नहीं था। एक रात गांव का एक नया लड़का जिसका नाम विक्रम था जंगल की ओर गया। वो आर्यन की कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानता था और खुद को बहुत ज्यादा ही बहादुर समझता था। विक्रम ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वो नागवन के जंगल में रात बिता कर आएगा और साबित करेगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। वो एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही विक्रम जंगल में प्रवेश करने लगा उसे चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ। यहाँ तक कि जानवरों की आवाजें भी उसे अब सुनाई नहीं दे रही थी, जो कि एक बड़ा अजीब संकेत था। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसकी मशाल की लौ भी कांपने लगी। विक्रम की हिम्मत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ उसकी शायद कल्पना है। अचानक उसे दूर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मशाल की रोशनी में देखा तो पाया कि वहां कुछ नहीं था, पर कुछ ही समय बाद उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसके पीछे उसी के कदम पर कदम रखकर चल रहा है। विक्रम ने पलट कर देखा और फिर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। वहां कुछ भी नहीं था, फिर भी वहां किसी के होने का एहसास बिल्कुल साफ हो रहा था। वो तेजी से चलने लगा, लेकिन हर कदम पर उस अदृश्य साय का पीछा और करीब आता हुआ महसूस हो रहा था। अचानक विक्रम की जो मशाल थी वो बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। विक्रम घबरा गया और अंधेरे में इधर उधर भागने लगा। उसे अपने आसपास आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा है, विक्रम, विक्रम, विक्रम। अब ये आवाज सुनकर और भी घबरा गया। किसी ने उसके कानों में ऐसा लगा कि उसका नाम पुकारा हो। वो एकदम से वहीं पर घबरा कर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई और वो बुरी तरह डर से कांप रहा था। उसकी आंखें अब कुछ भी देख पाने की हालत में नहीं थी, लेकिन उस आवाज से जो उसे आ रही थी उससे उसे काफी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो आवाज ने उसे जकड़ लिया था। अचानक उसे सामने एक साया दिखाई दिया। शायद ये आर्यन का ही था और वही अधजला कुर्ता भी था और वही डरावनी आंखें। आर्यन की आत्मा विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने जोर से चिल्लाया और पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर एकदम से ऐसा लगा कि जमीन में धंस गए हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। वो जहां था वहीं पर ठहर गया था और आर्यन की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आते जा रही थी। सुबह जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो उन्होंने विक्रम का शरीर एक पेड़ पर लटका हुआ देखा। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी कल्पना से परे हो। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे
जो बिल्कुल साफ दिखा रहे थे कि वो किसी भीषण डर से मरा था। लोग समझ गए कि विक्रम ने वही गलती की थी जो शायद आर्यन ने की थी। उसने नागवन के जंगल की चेतावनी को नजरअंदाज किया था। उस दिन के बाद से गांव के लोगों का डर और बढ़ गया। उन्होंने नागवन के जंगल के पास एक बड़ा पत्थर रख दिया, जिस पत्थर पर लिखा था, जो यहाँ प्रवेश करेगा वो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन भूत प्रेत की कहानियां खत्म ही नहीं हुई। कुछ ही हफ्ते बाद गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी रमा एक रात अचानक से गायब हो गई। उसने रात में अचानक चीखना शुरू किया था, और जब तक उसके माता पिता कमरे में पहुंचे वो गायब हो चुकी थी। अगले दिन रमा की डेड बॉडी गांव के तालाब में तैरती हुई मिली। उसके शरीर पर वही निशान थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घसीट कर मारा हो। उसके आसपास कीचड़ में किसी के पैरों के निशान थे, जो नागवन के जंगल की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो गांव वाले अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि नागवन में कुछ बहुत बुरी शक्ति थी। बात कुछ ऐसी थी कि वही पुजारी जी ने कुछ समय पहले जंगल में जो आत्माएं भटकती है उन्हें कैद करने या उनसे मुक्ति के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पूजा करी थी। शायद हो सकता है उसी का बदला लेने के लिए पुजारी जी की बेटी को उनके घर से उठा लिया गया था। उसके बाद गांव में एक कहावत काफी फेमस हो गई, जंगल की आवाजें सुनो पर उसे अनसुना मत करो। अगर उसने तुम्हें पुकारा तो तुम खो जाओगे। अब हर कोई यही कहता था, और उसके कई सालों के बाद कहा जाता है कि उस जंगल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काट कर पूरी तरह से खत्म कर दिया, और उसके बाद वैसी कोई भूतिया घटना आसपास कभी सुनाई नहीं दी। कहा जाता है कि जंगल बहुत सारे जानवरों का घर होता है, लेकिन इसी के ही साथ कोई ऐसी आत्माएं होती है जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। वो जंगल को ही अपना घर बना लेती है, और जब जंगल उजड़ते हैं तो सिर्फ जानवर ही लापता नहीं होते, या जानवरों को ही दिक्कत नहीं होती, बल्कि वो आत्माएं भी फिर लोगों के घरों में और जहाँ लोग रहते हैं उनकी बस्तियों में जाकर रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।